नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। मोदी सरकार ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया है। जातीय जनगणना सितंबर से शुरू होगी और इसके नतीजे 2026 में आएंगे। देश भर में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है। कई लोग इसे सराह रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी के अंदर इसका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी जो हमेशा धर्म के आधार पर राजनीति करती आई है, अब जाति की लकीर पर क्यों चलने लगी है? क्या यह फैसला राजनीतिक मजबूरी है या कोई गहरी रणनीति? जो नेता अब तक जाति की राजनीति का विरोध करते थे, आज चुप क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मोदी जी ने यह फैसला अभी क्यों लिया है? आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं निशा शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। निशा जी, क्या मोदी सरकार जाति जनगणना को लेकर विपक्ष के दबाव में आ गई है क्या? देखिए, विपक्ष के दबाव में भी आप कह सकते हैं कि आ सकती है, लेकिन अगर ये पीछे इसके बैकग्राउंड में अगर जाएं हम, तो ये मुद्दा आज का नहीं है। राहुल गांधी से बहुत देर पहले से उठा रहे थे और उनको इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर भले ही वो संसद में प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी, क्योंकि उनको उनके ऊपर टिप्पणियां कसी गई कि अपनी जाति का तो पता नहीं और मामला उठा रहा है ये जाति जनगणना का। लेकिन उन्होंने बड़े उसको सहज ढंग से लिया और अपने मुद्दे को उठाते रहे। लेकिन आज एकाएक एकदम से मोदी जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बिठाई और ये जो मुद्दे को इस हाईजैक कर लिया। हम तो हाईजैक करना ही कहेंगे उसको। और ऐसी बात नहीं है, ये मुद्दा ये राहुल गांधी जी ने तो जोर शोर से उठाया ही उठाया, लेकिन उससे पहले भी अगर हम नजर दौड़ाएं, 1960 जब मंडल कमीशन की बात आई थी, तब भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था। शरद पवार ने उठाया था और निशिकांत जी ने भी उठाया था। जो तो काफी लोगों ने ये मुद्दा जातिगण का उठाया था, लेकिन राहुल गांधी जी तो काफी देर से उठाते आ रहे हैं इसको कि जातिगण जनगणना होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी हमेशा कहते थे कि इस उसमें तो दो ही हैं, या अमीर या गरीब जाति। वो कहीं वो लेते ही नहीं थे किसी श्रेणी में। लेकिन आज उन्होंने लेकर ये मुद्दा, एक मैं तो यही कहूंगी कि हाईजैक ही किया उन्होंने ये मुद्दा। भले ही हम ये कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि जीत तो फिर भी राहुल गांधी की हुई है, चाहे उन्होंने ये मुद्दा उठा रहे थे काफी देर से और मोदी जी ने उनका ये मुद्दा लिया है, तो इसमें जीत भी राहुल जी की हुई है। लेकिन सवाल आज की डेट में जीत या हार का नहीं, इससे नहीं जोड़कर देखना चाहिए। सवाल ये है कि उन्होंने इस मुद्दे को इतनी खूबसूरती से हाईजैक कर लिया, और क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, नंबर वन पहलगाम का जो हादसा हुआ है, उससे भी थोड़ा बहुत जनता का ध्यान जो है जी बिल्कुल। थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है इससे। तो ये सब चीजें देखते हुए मेरे हिसाब से तो यही कहूंगी कि इसलिए ये मुद्दा उन्होंने एकदम से उठाया। जी निशा जी, आपने भी देखा है, सबने देखा है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है। अब इस जी तरह से वो जाति की राजनीति की इस लकीर पे कैसे चलने लग गई एकदम से? क्या लगा है बीजेपी को? क्या बीजेपी जो है 2024 के चुनाव के बाद एक नई रणनीति तैयार कर रही है, या कुछ सीखा है उसमें बीजेपी ने, या कुछ नई प्लानिंग है? देखिए, ये मैं इसके बारे में इतना ही कहूंगी कि आज की जो राजनीति है वो करवट बदल रही है। उसमें बीजेपी भी शामिल है, क्योंकि बीजेपी के पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस का भी बहुत बड़ा रोल है और होता आया है। तो वो आरएसएस जो है हमेशा से प्रयोगशाला रही है, नए प्रयोग करती रही है। तो उन्हें भी जब लगने लगा कि कहीं ये जो बीजेपी की जो या हमारी जो जमीन खिसक ना जाए, तो ये मेरे हिसाब से उनका एक नया प्रयोग होगा। जी मैम, इसमें जो उन्होंने कहा है कि भाई ये जो जनगणना है, जाति जनगणना, इस सितंबर से शुरू करेंगे और इसके नतीजे 2026 में आएंगे, तो जी ये जो उन्होंने एक समय पीरियड रखा है, बोला है, ये किस मकसद से बोला है? और क्या ये समय सीमा जो है
एक इस समय में कोई परिणाम आ पाएगा? ये 2 सवाल है मेरे। देखिए, इस ये समय सीमा उन्होंने मेरे हिसाब से इसलिए रखी है ताकि वो चुनाव से भी आराम से निपटा जा सके। चुनाव भी हों, बिहार के हैं, यूपी के हैं, उनमें भी ये मुद्दा देखो, ओबीसी वहाँ पर काफ़ी संख्या में है, तो उनको लुभाने के लिए ये बहुत अच्छा मुद्दा है। और चुनाव जो है, जब नज़दीक हों, तो ऐसे लोक लुभावन जो हैं किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। तो मैं तो इसको इस दृष्टि से भी देखूँगी कि ये इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। अगर हो जाता है जातीय जनगणना, तो इसमें मुझे लगता है कि ना केवल कांग्रेस बल्कि मोदी जी की भी एक बड़ी इसको उपलब्धि हासिल करेंगे वो इसको लेकर। तो शायद ये उनका आरएसएस का या बीजेपी का, ये मैं तो ये उसी से जोड़कर देखूँगी, एक नया प्रयोग होगा, जो वो करना चाह रहे हैं। कि जो ओबीसी का वोट बैंक है, वो अपने अब उसको हथियाने के लिए उन्होंने ये सब गेम खेली है। जी। पर निशा जी, हम देखेंगे कि जो बीजेपी के अंदर है, बीजेपी के अंदर ही इस बात को लेकर जो है विरोध उठ रहा है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि देखिए, वोट तो सबको अच्छे लगते हैं और नेता तो वोट के आधार पर ही आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो विरोध उठ रहा है। चाहे उससे बेशक से जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनको नुकसान हो, लेकिन विरोध कर रहे हैं। तो विरोध क्यों कर रहे हैं? उसकी क्या वजह है, या उनको क्या भविष्य दिखता है विरोध करने में? देखिए, विरोध काफ़ी देर पहले से अंदर खाते हो रहा था, लेकिन आज खुलकर सामने आया है। वही बात आ जाती है कि कहीं जो लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग सत्ता में भी आ गए। सत्ता में आ गए तो उन्होंने मोदी जी के इर्द-गिर्द होकर उन्हीं को सब कुछ मानकर, अपना सर्वे सर्वा मानकर अपने अपने आप को समर्पण कर दिया। लेकिन अब जब उन्हें लग रहा है कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हमें कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है आने वाले समय में। तो वो उनकी आवाज़ जो है अब खुलकर बाहर आने लगी है। तो ऐसे में यही कहा जाएगा कि कहीं न कहीं मोदी जी मोदी जी अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लग रहे हैं। हालाँकि वो ये दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है कि अगर ये उनके खिलाफ एक लॉबी खड़ी हो जाती है, जैसा कि सामने आ रहा है दिन प्रतिदिन, तो उनको भी अंदर खाते ये लगने लग गया है कि जहाँ आरएस क्या कारण था कि ये वो मोहन भागवत जी से मिले, आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उनसे भी मिले और मीटिंग भी की उनसे। तो कहीं न कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि अकेले मोदी जी को ही डर है। आरएसएस भी ये अपनी ज़मीन खिसकती कहीं न कहीं उनको भी डर लगने लग गया है कि कहीं उनकी जो बनी-बनाई जो इतनी ज़मीन है, वो कहीं खिसक ना जाए। तो ना केवल वो नया प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को स्थिर करने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। और ताकि एक उसमें परोया जा सके, कोई बाहर ना आ सके उनसे, क्योंकि पहले तो वही होता था जो मोदी जी चाहते थे, आज तक होता है। लेकिन आज जो विरोध के सुर हैं, वो मुखर होने लगे हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं डर, ये भय होने लग गया है कि कहीं ये जो बीजेपी की साख है या बीजेपी की बिछाई हुई बिसात है, वो कहीं उल्टी ना पड़े। जी। निशा जी, एक ना बहुत साधारण सा सवाल है कि हम सब लोग जानते हैं कि जाति जनगणना क्या है, क्या मुद्दा है, इसका कारण क्या है और उसके क्या रिजल्ट सामने आएगा, किनको गिना जाएगा। लेकिन एक आम आदमी को या कि व्यक्ति को बताने के लिए थोड़ा सा बताएं कि जाति जनगणना से क्या मकसद होता है और जाति जनगणना में किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, ये क्या है? थोड़ा सा एक आम दर्शक के लिए भी बता देखिए, ये जातीय जनगणना का सिर्फ इतना ही है कि जो जो ये ओबीसी के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे अगर जातीय जनगणना हो जाती है, कि कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं। अगर एक सामने आ जाता है, ये सब रूप सामने आ जाता है, तो कहीं अड़चन नहीं होगी। आज जो हो रहा है,
जो इलेक्शन में भी आप देख रहे होंगे, आवाजें भी उठती हैं कि जी वोट की लिस्टें बदली जा रही हैं, सूची बदली जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो शायद मुझे लगता है इसके होने से ये सब रुकने वाला है, और रुकना भी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक पक्ष के लिए एक पक्ष को लाभ नहीं देगा, ये सभी पक्षों को लाभ देगा। जी। सभी पक्षों को कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, सभी पक्षों को इसलिए कह सकती हूँ कि जब जातीय जनगणना हो ही जाती है कि हमें परसेंटेज पता चल जाएगी कि कौन सी जाति के कितने परसेंट लोग हैं, तो उन पर एक वोट बैंक है, वो निर्धारित हो जाता है। वो निर्धारित हो जाता है और उसके ऊपर कहीं ये सवाल नहीं पैदा हो सकते कि हाँ, कि इतनी इस जाति के इतना परसेंटेज पड़ी है वोट, या इतनी परसेंट पड़ी है वोट, तो उसको लेकर एक अंकुश लग जाएगा मेरे हिसाब से। तो इसमें हम एक सीधा-सीधा ये कह सकते हैं कि जो ओबीसी के वोट हैं, ये उनको जो है उनका जो बैंक वोट है उसको साधने की कोशिश है। चाहे वो कांग्रेस बोल रही थी, चाहे भाजपा बोल रही थी, मेन मोटा-मोटा बोले तो यही कहा जा सकता है। थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, ये क्योंकि सारा खेल जो है ओबीसी के वोट बैंक को लेकर है। तो ओबीसी के वोट बैंक का जो है सभी उसको हथियाना चाहेंगे, जबकि कांग्रेस तो शुरू से ही इसके पक्ष में रही है, और इसीलिए जो संविधान का जो उन्होंने मसला उठाया था, राहुल जी ने इसीलिए उठाया था कि संविधान को हम चेंज नहीं होने देंगे। तो आज वो स्थिति आ गई है, अगर जाति जनगणना हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि संविधान के साथ कहीं छेड़छाड़ भी हो सकती है। तो निशा जी। कहीं ना हाँ, कहीं निशा मेरे जी। हिसाब से राहुल गांधी जी की भी एक किस्म से जीत है, भले ही जो है प्रधानमंत्री जी इसको ये कहकर, हाँ, मुद्दा कोई भी हो, बेशक हमने हाईजैक किया है और हमने इसको उठाया है, अच्छा मुद्दा है, तो हमने ये उठा लिया, तो उसमें क्या बात है। हमने हमने अपने उससे ये लिया है मुद्दा, अपनी इच्छा से लिया है। बेशक वो इसका खुलेआम से तो ना सही, लेकिन आज तक उन्होंने खुलकर समर्थन भी नहीं किया था। हुँ, हुँ, हुँ। निशा आज जी एक जबकि वो कि हाँ, निशा इसका होना चाहिए। जी। निशा जी आप देखिएगा कि इसमें पूरा देश और भाजपा भी कह लीजिए, सभी विपक्ष भी कह लीजिए, सभी पार्टियां कह लीजिए, सभी पूरा देश कह लीजिए, हर देश का नागरिक है, वो सभी का जो ध्यान है इस समय भारत पाक के ऊपर जो पहलगांव के अंदर हमारे आतंकी हमला हुआ, हमारे जो है लोग, हमारे परिवार के लोग, हम परिवार तो नहीं कह सकते अपना, लेकिन ये कह सकते कि हाँ, हमारे देशवासी थे और जो इसमें शहीद हुए, उनका घर परिवार बर्बाद हुआ। उसके बाद सीधे एक मांग उठ रही है कि हाँ जी, पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। कई दिन बीत चुके, 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका। एयर स्पेस बंद करने की बात चल रही है, कभी सिंधु का पानी बंद करने की बात की जाती है, अब ये भी बात की जा रही है कि जो डाक से वो बंद कर दी जाएगी। लेकिन ओवरऑल ये इशू बिल्कुल गरमाया हुआ है। तो ऑलरेडी एक इशू देश में था, मीडिया के पास था। तो ऐसे में मोदी जी ने जो ये एक मुद्दा उठाया है जाति का जनगणना का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक तो लोगों का जो ध्यान जो है वो कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट हालांकि लोग जो हैं आज भी आक्रोश में हैं कि भी इसका बदला लिया जाए। जो पहलगाम में हुआ है, आक्रोश है उनके अंदर, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे भारत के किसी भी कोने से हों, उनके अंदर आक्रोश है। लेकिन अगर मोदी जी का कहें तो मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमने जो हमारे हाथ में था वो हमने किया और कर भी रहे हैं। एलओसी के ऊपर जो है चल ही रही हैं, इधर दोनों तरफ से सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, वीजा कैंसिल कर दिए हैं, नए वीजा नहीं बन रहे हैं। तो ये तमाम जो है, ये उन्होंने जो उनके वो कहते हैं जो डिप्लोमेसी या कहेंगे या ये उन्होंने कर दिया है। बाकी उन्होंने सेना के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा सेना को हमने स्वतंत्र वो दे दिया है,
प्रभार दे तो कहीं दिया है तो हमें, कहीं ना और जो है वो तय करेंगी। अब सेना को करना है, तो कहीं ना कहीं लॉजिक उनका ठीक है, सेना जो करेगी उसकी रणनीति देखो बाहर तो नहीं ला सकते, ठीक है ना। लेकिन लेकिन मोदी ने ये कह के बहुत अच्छा पल्ला भी झाड़ दिया है और अपनी बात भी रख ली है। और दूसरा उन्होंने चुनाव को देखते हुए जातिगत जनगणना का जी वो मुद्दा भी फेंक दिया। ये एक हम ये कहें कि रणनीति जो हाँ, जो देश में एक मुद्दा था, जिस मुद्दे पे पूरा देश एक हुआ था और हुआ है और हमेशा रहेगा भी। जब भी कोई घर में कोई बाहर से आदमी आता है तो पूरा परिवार एक हो जाता है। और ऐसे समय में जब ऑलरेडी भाजपा के पास इतना बड़ा एक मुद्दा था, पूरा मीडिया भी उसमें लगा हुआ है, पूरा देश भी लगा हुआ है, और ये हम कहें कि जाति जनगणना नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो वो असर वाला मुद्दा है, सरकार ये चाह रही, कहीं ना कहीं सरकार उसमें कमजोर पड़ रही है। देखिए, कमजोर पड़ने का जहां तक सवाल है, ये तो जनता को देखना है। लेकिन मोदी जी तो ये तो कह रहे हैं ना कि हमारे हाथ में था, हम कर रहे हैं। हमने जल रोक दिया, हमने हमने ये वीजा रोक दिए, हमने नए वीजा बनाने कर दिए, पाकिस्तानियों को बाहर एक टाइम लिमिट दे दिया कि वापस चले जाओ। तो ये जो है, ये वो कहते हैं जो मतलब हमारे हाथ में था, हम कर रहे हैं, वो कर दिया है, करके दिखा दिया है। बाकी तो सेना के हाथ में है, उन्होंने सेना को सौंप दिया, ये मुद्दा ही सेना को सौंप दिया। तो सेना अब क्या करती है, क्या निर्णय लेती है, देखिए ये तो ना तो वो रणनीति को बाहर निकालेंगे। और रही बात जो जिस ढंग से मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंगें दिखा रहे हैं, मीटिंगें हो रही है सेनाओं के साथ, सेना के मुखियों के साथ मीटिंगें हो रही हैं, वो सबको दिख रहा है। लेकिन मीटिंगों में क्या हो रहा है, देखिए ना तो ये लॉजिक है, ना ये रणनीति है, बाहर आए ठीक है। लेकिन मीटिंगें भी कहाँ तक सार्थक होती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रही बात युद्ध की, रही बात मैंने पहले भी कहा था, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए सहयोग और समर्थन में आज भी मैं कहूंगी बहुत फर्क होता है। सहयोग देना एक बात है, समर्थन देना एक बात है। जैसे कि मैं हाँ ये कह बिल्कुल। रहा हूँ समर्थन, मैं मोदी जी को मैं भी अपना समर्थन देती हूँ कि रणनीति बाहर नहीं आनी चाहिए सेना की। ये तो हुआ एक बात, सहयोग देना एक बात होती है। लेकिन आज आप देख लो कि अमेरिका ने साफ साफ कह ही दिया, आप भी सभी जानते हैं, वो उन्होंने कहा कि ये कोई पहला हमला तो हुआ नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में तो ये पहले कई बार हो चुका, इसको तो एक तरफ रख दो। यानी कि सहयोग के मामले में वो आज तक एक शब्द नहीं बोला। जी बिल्कुल। रही बात और देशों और उसकी देशों की, तो अब चीन है। चीन अगर हम देखें, पहली बात तो युद्ध नहीं लगता कि होगा, आज तक सीधा सीधा युद्ध नहीं हुआ है। बांग्लादेश को लेकर हुआ है या कारगिल युद्ध हुआ है, ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि एक परमाणु देश हैं दोनों, ठीक है। और जैसे कि आप भी ये जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब जब अमेरिका ने परमाणु समझौता के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तो उससे ये संकेत मिलता है कि युद्ध तो स्वाभाविक नहीं है, जो संकेत मिलते हैं। लेकिन लेकिन कुछ एयर स्ट्राइक हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये रणनीति मोदी जी जानते हैं या सेना जानती है। और ठीक ठीक कह रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो देखो होना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी दिल को थोड़ा सा सांत्वना मिले या शांति मिले कि हमारे लिए आज देश कहाँ खड़ा है। उनकी उनकी भी एक बहुत सारे सवाल है उनके जिगर में कि देश हमारे साथ कहाँ खड़ा है। जबकि कश्मीर में मोदी जी ने खुद माने मन की बात में कि शांति थी, और शांति का हुआ भी यही है कि आज जो वहां पर पर्यटक आए हैं वो 10 गुना पहले से ज्यादा थे, 10 गुना ज्यादा आने गिनती, ये शांति का प्रतीक है। लेकिन क्यों चूक हुई, इसके पीछे भी तो उनको सोचना चाहिए, क्यों चूक हुई, ठीक। जिम्मेवारी किसकी थी, जिम्मेवारी को ईशा जी, लेकर।
जो आपका ओवरऑल कंक्लूजन निकला है वो काफी जो है बिल्कुल एक निष्कर्ष है जिसको हम कह सकते हैं, और उस बात को जो हमारे दर्शक भी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।